Hello everyone, my name is Ramashri Rai. Welcome at MMC. तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैं ढेर सारे इंपॉर्टेंट एडियम्स को डिस्कस करूंगा, राइट। तो गाइज बहुत ध्यान से सारे एडियम्स को देखिएगा और पूरा का पूरा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला इडियम है वो है, इडियम क्या है, ऑल एगॉग। ऑल एगॉग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल एगॉग। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो ऑल एगॉग का मतलब क्या होता है, ईगर होता है, इम्पेशेंट होता है, अधीर होता है, राइट, ब्रीदलेस भी होता है, एगॉग ओपन माउथेड होता है। ये बहुत सारे इसके मीनिंग होते हैं, लेकिन जो ऑल एगॉग का रियल मीनिंग होता है वो होता है इन ए स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट। जैसे कभी कभी कोई इंसान बहुत ही एक्साइटेड तरीके से काम करता है, इसी चीज को कहा जाता है ऑल एगॉग, ठीक है। आप देख सकते हैं एगॉग इन ए स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट। तो देख लीजिए, एगॉग का मतलब होता है हाईली एक्साइटेड, है ना, इंटेंसली क्यूरियस, बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए हाईली एक्साइटेड। हाईली एक्साइटेड का मतलब वी वर ऑल एगॉग एट द न्यूज, हम सारे लोग हाईली एक्साइटेड थे। वी वर एक्साइटेड टू लिसन, क्या चीज, ऑल एगॉग एट द न्यूज दैट द सेलिब्रेटेड मूवी स्टार was giving up his career in order to enter a monastery। एक बहुत ही फेमस सुपरस्टार क्या कर रहे थे, अपने फिल्म इंडस्ट्री के करियर को खत्म करके मोनेस्ट्री में, मतलब मठ में जा रहे थे। तो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे सुनने के लिए और देखने के लिए। देख सकते हैं आप इस इमेज को भी, इन ए स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट दिस लेडी इज रनिंग, है ना, इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट। अगला इमेज भी आप देख सकते हैं, दिस जेंटलमैन इज क्लाइंबिंग, है ना, माउंटेन इन ए स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट। किसी भी कार्य को करने के लिए अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, उस कार्य को क्या होता है, उस कार्य का जो रिजल्ट होता है वो बहुत बेहतर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं एडम्स एल, बहुत ही फेमस एडियम्स है। तो एडम्स एल का मतलब होता है ऑर्डिनरी वाटर। आप जानते हैं एडम और ईव जब धरती पर थे तो उस समय कोई बहुत बड़ी चीज, कोई भी बहुत ही विशेष वस्तु थी नहीं, कोई अलग तरह का पेय पदार्थ था नहीं। तो केवल और केवल क्या था, एडम्स एल था, ऑर्डिनरी वाटर। तो एडम्स एल का मतलब होता है ऑर्डिनरी वाटर। ह्यूमरस वाटर भी आप इसे कह सकते हैं। बहुत जगहों पर इससे बेचा भी जाता है एडम्स एल के नाम से। एडम्स एल का डेफिनेशन और भी हम समझेंगे। लिखा है एडम्स एल इज एन ओल्ड फैशन्ड टर्म फॉर प्लेन वाटर। ये बहुत ही ओल्ड फैशन्ड टर्म है फॉर द प्लेन वाटर। वी हैव नो बेयर नो वाइन, यू ऑल हैव टू मेक ड्यू विद एडम्स वाटर। हमारे पास बियर नहीं है, वाइन नहीं है, तो सिंपली हमें साधारण पानी ही पीना पड़ेगा। आप देख सकते हैं एडम्स एल का मतलब क्या होता है, द ओनली ड्रिंक that Adam and Eve had available that was water। एडम और ईव के लिए क्या प्रेजेंट था उस समय पर, केवल और केवल साधारण पानी ही अवेलेबल था। आप देख सकते हैं एक बेहतरीन एग्जांपल, प्लेन वाटर और सिंपल वाटर का एक बेहतरीन एग्जांपल भी आपके सामने है, ऑर्डिनरी वाटर। नेक्स्ट है नॉट वंस कप ऑफ टी। वंस कप ऑफ टी का मतलब आप समझ सकते हैं कि भाई कोई भी चीज आपके चॉइस का ना होना, तो इसे ही आप क्या कह सकते हैं कि वंस कप ऑफ टी, ठीक है। तो वंस कप ऑफ टी का मतलब क्या होता है, नॉट व्हाट आई लाइक आर प्रेफर, या नॉट व्हाट यू लाइक आर प्रेफर, कोई ऐसी चीज जिसे आप पसंद करते हो। फॉर एन एग्जाम्पल देखते हैं कि नॉट योर कप ऑफ टी का मतलब क्या हो जाएगा, नॉट व्हाट यू लाइक, वह चीजें जो आपको पसंद है। थैंक यू फॉर इनविटेशन, है ना, इनवाइटिंग मी, आपने मुझे निमंत्रण दिया, इसके लिए धन्यवाद। बट ओपेरा इज नॉट रियली माई कप ऑफ टी। लेकिन ओपेरा एक प्रकार का डांस होता है, लेकिन ओपेरा जो है मेरे पसंद का नहीं होता, या ओपेरा का डांस मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। अब इन फ्लटर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग एंड इडियम्स ऑफ इन फ्लटर। तो फ्लटर का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं फड़फड़ाना होता है, ठीक है। जैसे
इन है ना, इन अ कंफ्यूज्ड एंड एक्साइटेड स्टेट। इसे बोला जाता है इन फ्लटर, मतलब होता है इन अ कंफ्यूज्ड एंड एक्साइटेड स्टेट होता है। जैसे है ना, बर्ड्स फ्लटर करती हैं, है ना, तो आप देख सकते हैं मेक समबडीज हार्ट फ्लटर, मेक समबडीज हार्ट फ्लटर मैंने किसी के हार्ट को एक्साइट करना। आप फॉर एन एग्जांपल आप देख भी सकते हैं कि दिस इज द फ्लटर, राइट, लेट्स एक्सप्लेन। ये क्या है, स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट। इन फ्लटर का मतलब क्या होता है, इन स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट, दिस इज द इन फ्लटर। जैसे लोग कहते हैं ना माई हार्ट फ्लटर्स, है ना, देखिए आप देख सकते हैं कि फ्लटर का मतलब यहां पे क्या हो गया, माई हार्ट फ्लटर्स होता है। ठीक है, वेट अ मिनट प्लीज, माई हार्ट फ्लटर्स, है ना, योर स्माइल मेक्स माई हार्ट फ्लटर। आपकी स्माइल मेरे हृदय को क्या कर दे रही है, फ्लटर कर दे रही है, राइट। आप देख सकते हैं यहां पे एक बर्ड है, फ्लटरिंग कर रही है। यहां भी आप देख सकते हैं अ ब्यूटीफुल फ्लटरिंग। अब देखिए अगला इडियम्स है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि समवन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक इफ दे आर वेरी सिमिलर इन कैरेक्टर टू वन ऑफ देयर पेरेंट्स, यूजुअली देयर फादर। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति के फादर की शकल दूसरे व्यक्ति, किसी दूसरे पुरुष के शकल से 100% मैच करने को ही चिप ऑफ द ब्लॉक कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, तो इनका फेस, इनका बिहेवियर, इनका कैरेक्टर काफी हद तक मैच करने को ही चिप ऑफ द ब्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चिप ऑफ द ब्लॉक। इसको समझ सकते हैं आप कि जैसे ही इज अ चिप ऑफ द ब्लॉक, इट मीन्स टू बी लाइक आर टू लुक लाइक वंस पेरेंट्स, एकदम फादर की तरह दिखना। आगे देख लेते हैं कि रेफर टू मेन हु आर लाइक देयर फादर, वह व्यक्ति जो एकदम अपने फादर के जैसा ही दूसरा व्यक्ति दिखना। ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड चिप ऑफ द ब्लॉक। नेक्स्ट है क्लोज शेप। क्लोज शेप आप समझ सकते हैं, क्लोज शेप का मतलब होता है नैरो स्केप, बाल बाल बचना। इसे क्लोज शेप भी कहते हैं, इसे नैरो स्केप भी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं एक बर्ड है और एक क्रोकोडाइल है, बहुत बुरी तरह छलांग मारा है, लेकिन देखिए ये बर्ड जो है बच के निकल लेता है। इसे आप क्लोज शेप कह सकते हैं, नैरो स्केप भी कह सकते हैं। यहां भी देख लीजिए एक क्या है ना, एक एनिमल है, राइट, और यह एनिमल क्या है, बड़ी कैसे किस जगह पे आप देख सकते हैं, दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ नैरो स्केप। क्लोज शेप का मतलब होता है, देख लीजिए, a situation in which, wait a minute please, a situation in which someone is saved, देख रहे हैं, something bad almost happen, कोई ऐसी सिचुएशन जो घटने ही वाली थी लेकिन नहीं घटी। ठीक है, जैसे स्पीडिंग कार नियरली हिट अस व्हाइल वी वर क्रॉसिंग द रोड टुडे, इट वाज अ क्लोज शेप। जैसे ही एक कार हमको हिट करने वाली ही थी, कार हमसे लड़ने ही वाली थी, हम बहुत बारीकी से बचे। इसे हम क्लोज शेप या नैरो स्केप भी कह सकते हैं। क्लोज शेप का एग्जांपल और देख सकते हैं, नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, अ ड्रिल ऑलमोस्ट हिट टॉमी, इट वाज अ क्लोज शेप। एक ड्रिल मशीन गिरी और उसको हिट करने ही वाली थी, वो बहुत बाल बाल बच जाता है। देखिए ये है क्लोज शेप। आप देख सकते हैं कि लॉन्ग स्प्रेंग अपॉन द डियर, बट क्या है, वो डियर बच निकलता है, इसे नैरो स्केप कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लो हॉट एंड कूल्ड। तो ब्लो हॉट एंड कूल्ड का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक ही व्यक्ति काफी, है ना, गर्म मिजाज का हो और कोल्ड मिजाज का हो, या यूं कह लीजिए कि चेंजेबल टेम्परामेंट जिसका होता है, इसे ब्लो हॉट एंड कूल्ड कहा जाता है। ब्लो हॉट एंड कूल्ड का मतलब होता है कीप चेंजिंग वंस माइंड ओपिनियन, चेंज मूड, है ना, फ्रिक्वेंटली, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका मूड चेंज होता रहता है, कभी बहुत कूल रहेंगे, कभी तुरंत बहुत गुस्सा करने लगेंगे। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं
जो कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में, तो ऐसे लोगों को ब्लू हॉट एंड कोल्ड आप कह सकते हो। आप देख सकते हैं जैसे कि वाटर टैंक भी जो होते हैं, देखिए क्या है, हॉट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोल्ड है। डेफिनेशन को भी और बेहतर ढंग से हम समझ सकते हैं, टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब समवन हु इज शिफ्ट बिटवीन बीइंग इंटरसीडेड एंड इनडिफरेंट टू समवन और समथिंग। आई थिंक आप समझ गए होंगे, जो चेंजेबल टेम्परामेंट के लोग होते हैं उसे हॉट एंड कोल्ड कहा जाता है। अब देखिए बुल इन अ चाइना शॉप, आप जानते हैं कि चाइना के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आइटम्स होते हैं, उसे आप क्या करते हैं कि वो आइटम बहुत ड्यूरेबल नहीं होता है, वो आइटम बहुत वीक होता है, बहुत कमजोर होता है, और अगर आप उसको रख दीजिए तो टूट जाता है, वो खराब हो जाता है, ऐसा होता है ना। तो देख सकते हैं कि when the boy knocked his juice glass off the table, his mom said that, है ना, he was like a bull in a china shop. He was like a bull in a china shop को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं एक इमेज, आप देख सकते हैं कि एक चाइना की शॉप है और इसमें देखिए एक बुल आ गया। अरे भाई सिंपल सी बात है, एक किसी दुकान में जिसमें स्पेशली बर्तन वगैरह रखे हों, कांच के, और प्लेट्स रखे गए हैं जो ब्रेकेबल हों, और उसमें सांड चला जाए तो आप समझ सकते हैं कि वो दुकान की हालत क्या होगी, वो सब कुछ टूट टाट जाता है एकदम से, ठीक है। तो देख सकते हैं बुल इन अ चाइना शॉप मीनिंग का हो जाएगा टू बी एक्सट्रीमली क्लमसी। क्या लिखा है, टू बी एक्सट्रीमली क्लमसी व्हेन। अब देखिए एक एग्जांपल भी है, जैसे व्हेन एवर राय इज इन द किचन, जब भी राय साहब किचन में जाते हैं, राइट, तो क्या होता है, व्हेन एवर राय इज इन द किचन ही ब्रेक्स समथिंग, सो हिज मदर सेज दैट ही इज लाइक अ बुल इन चाइना शॉप। जब भी वो राय किचन में जाते हैं कुछ न कुछ जरूर तोड़ देते हैं, उनकी मदर कहती हैं कि ये लड़का क्या है ना, बुल इन चाइना शॉप है। इसका मतलब जब भी ये किचन में जाता है कुछ न कुछ जरूर तोड़ के ही आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। अब हैव द फ्लोर का मतलब क्या होता है, हैव द फ्लोर, फ्लोर समझ रहे हैं आप, ग्राउंड मिलना, बोलने की कला होना, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग होना, तो इसे हम लोग बोलते हैं हैव द फ्लोर का मतलब होता है, ध्यान दीजिए लिखा है ना, टू हैव द राइट और अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन अ ग्रुप स्पेशली एटमोस्ट एन अ फॉर्मल इवेंट और गैदरिंग। मतलब किसी भी गैदरिंग में बोलने की कला को ही क्या कहते हैं, हैव द फ्लोर कहते हैं। और बोल करके किसी को क्या करना, इंप्रेस करना। देख लीजिए, दिस लेडी हैज एन अपॉर्चुनिटी टू इंप्रेस अदर बाय हर गुड स्पीच। तो नाउ शी हैव गॉट द फ्लोर, शी हैज द फ्लोर, इनको एक फ्लोर मिला है, एक एबिलिटी मिली है, टैलेंट मिला है, जिससे ये क्या कर सकें, लोगों को इंप्रेस कर सकें। अब केस इन पॉइंट का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केस इन पॉइंट। गाइज अगर आप जानते हैं तो पहले आप रिप्लाई करिए, फिर मैं आपको आंसर देता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, है ना, केस इन पॉइंट। कम ऑन एवरीबॉडी। तो केस इन पॉइंट का मतलब क्या होता है, एन इलिस्ट्रेटिव केस कनेक्टेड टू द सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन। मैंने कोई पॉइंट जो डिस्कशन से संबंधित हो और वो डिस्कशन बेहद महत्वपूर्ण हो। समथिंग और समवन दैट इज अ गुड सिंबल आर इलिस्ट्रेशन ऑफ अ प्रायर फैक्ट प्रीवियसली मेंशन्ड। तो किसी भी केस इन पॉइंट का मतलब होता है कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन। केस इन पॉइंट का मतलब आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट केस, इंस्टेंस, एग्जाम्पल, इलिस्ट्रेशन, ये सारे उसके सिनोनिम्स हैं। अब देखिए कॉक ऑफ द वॉक का मतलब होता है, कॉक माने समझ सकते हैं आप मुर्गा होता है, और कॉक वॉक अगर आपने कभी देखा होगा तो जो वॉक होता है मुर्गे का, इतना प्यारा वॉक होता है, ऐसा लगता है कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण, है ना, जो मुर्गा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानवर है और उसकी जो वॉक होती है वो समवॉट वेरी डिफरेंट होती है। तो कॉक ऑफ द वॉक का मतलब क्या होता है, मोस्ट डोमिनेटिंग पर्सन इन अ ग्रुप। जैसे कोई व्यक्ति होता है, जैसे लीडर होते हैं, आप देखिए कॉक ऑफ द वॉक होता है उनका, अपने को बहुत मोस्ट डोमिनेटिंग पर्सन दिखाते हैं और वास्तव में होते भी हैं, बहुत सारे लोग उनके आगे पीछे भी चलते हैं। तो कॉक ऑफ द वॉक को आप समझ सकते हैं, ये फ्रेज का मतलब मीन्स होता है अ पर्सन हु थिंक्स एंड एक्ट्स लाइक
दे आर अबव आर बेटर देन एवरीवन एल्स इन अ ग्रुप आर सिचुएशन। वो ऐसे लोग होते हैं जो अपने को ग्रुप में सबसे बेहतर अपने को मानते हैं, राइट। देख सकते हैं कॉक ऑफ द वॉक, कॉक कैसे टहल रहा है। आप इमेज को देखेंगे तो आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। देखिए कॉक कैसे वॉक कर रहा है, ऐसा लग रहा है ना इसके पीछे ढेर सारे मुर्गे है ना आ रहे हैं। एम राइट गाइस? तो कॉक ऑफ द वॉक का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। देख सकते हैं मोस्ट डोमिनेटिंग पर्सन इन अ ग्रुप, इन्हें आप कह सकते हैं कॉक ऑफ द वॉक। आप देखिए बाकी के सारे लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। ही इज स्पीकिंग वेरी वेल। नाउ अब देखिए अ कुक्कू इन द नेस्ट। कुक्कू इन द नेस्ट मतलब कुक्कू एक ऐसा बर्ड है जो दूसरे साधारण बर्ड के घोंसले में जा करके क्या करता है, अंडा देता है, उसे डिस्टर्ब कर सकता है। तो देखिए अ कुक्कू इन द नेस्ट इन इज एन अनवेलकम इंट्रूडर इन अ प्लेस आर सिचुएशन। कुक्कू इन द नेस्ट का मतलब होता है कि उस व्यक्ति का अंदर आना जिसका आना अनुचित माना जाता है, इंट्रूडर कहा जाता है। जैसे बाहरी हमारे देश में कोई आतंकवादी आता है तो उनका आना क्या होता है, अ कुक्कू इन द नेस्ट होता है, मतलब वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। कुक्कू लेज देयर एग्स इन द नेस्ट ऑफ, देखिए कुक्कू क्यों कहा जाता है, कुक्कू ले देयर एग्स इन द नेस्ट ऑफ अनदर स्मॉलर बर्ड। कुक्कू जो होता है वो दूसरे छोटे चिड़िया के घोंसले में जाकर के अपना अंडा देता है, राइट। व्हेन द कुक्कू एग हैच्ड, लेकिन जब कुक्कू का एग हैच होता है ना, द बेबी कुक्कू है ना पुशेस आउट द एग्स ऑफ द होस्ट फ्रॉम द नेस्ट। तो आपको मैं एग्जांपल से भी दिखाता हूं। कुक्कू इन द नेस्ट का मतलब हो जाएगा, देखिए बड़ा प्यारा सेंटेंस है, अनवेलकम इंट्रूडर इन अ प्लेस आर सिचुएशन। किसी भी स्थिति, किसी भी प्लेस पर दूसरे व्यक्ति के आने की स्थिति को ही कुक्कू इन द नेस्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल है, फॉर पेटर हिज न्यू फादर वाज अ कुक्कू इन द नेस्ट। पेटर है ना के लिए उसके घर में, जैसे भाई उसके पिता की मौत हो गई या पिता थे ही, राइट, बाहर चले गए और उसकी माताजी ने किसी दूसरे से शादी कर लिया, तो उसका नया फादर आना ही कुक्कू इन द नेस्ट का एक बेस्ट एग्जांपल है। आप देख सकते हैं कुक्कू इन द नेस्ट में, देख सकते हैं ये छोटा सा बर्ड है और ये कुक्कू है, देख रहे हैं आप, मैं दिखाता हूं फिर से। तो ये क्या करता है, बर्ड दोबारा से, देख सकते हैं ये बड़ा बर्ड है, ये छोटा बर्ड है, और ये इसके घोंसले में जबरदस्ती आकर के रहता है, क्योंकि इमेज से आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं। अब हैव अ फीट ऑफ क्ले का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैव अ फीट ऑफ क्ले। तो हैव अ फीट ऑफ क्ले का मतलब होता है टू बी वेरी वीक आर कावर्डली। हैव अ फीट ऑफ क्ले का मतलब होता है बहुत वीक या कावर्ड होना। देखिए आगे सिचुएशन को देखिएगा, टू हैव अ फीट ऑफ क्ले is to have some basic weaknesses or fault. This idiom is often applied to someone who is admired or is of high repute, but who is discovered to be weak of character or flawed in the some way. समझ गए आप? नेक्स्ट देख लीजिए आप, ये वीक पर्सन है कि नहीं है। देखिए कोई इनकी टाई पकड़ के तेजी से खींच रहा है, राइट। अगला है फ्लैश इन द पैन। फ्लैश, पैन समझते हैं आप लोग की जो भोजन बनाने वाला एक पैन होता है, ठीक है, और इसी में अगर कोई आग वगैरह लग जाए तो इसे ही फ्लैश इन द पैन कहते हैं। तो फ्लैश इन द पैन का मतलब क्या होता है, समथिंग आर, है ना, समवन आर समथिंग दैट प्रॉमिसेस ग्रेट सक्सेस बट फेल्स। कोई व्यक्ति किसी बड़े सफलता के लिए प्रॉमिस करे लेकिन वो फेल हो जाए। जैसे कोई कहे मैं बहुत अच्छा खाना बना लेता हूं, मुझसे अच्छा कोई बना ही नहीं सकता। अब जैसे ही वो खाना बनाना शुरू करे तैसे ही उसके पैन में आग लग जाए तो क्या हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड। वी हैड हाई होप्स फॉर, है ना, फॉर द न्यू डायरेक्टर बट ही वाज जस्ट अ फ्लैश इन द पैन। हमारे जो नए डायरेक्टर आए हमें उम्मीद था कुछ बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन वो हमारे लिए क्या साबित हुए, फ्लैश इन द पैन हुए। आप दिखाता हूं मैं आपको इमेज से भी। समथिंग दैट हैपेंड ओनली वंस आर फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड वॉज नॉट रिपीटेड। कोई ऐसी चीज जो हो जाना और दोबारा फिर रिपीट ना हो। देख सकते हैं फ्लैश इन द पैन का एग्जाम्पल बेस्ट है। देख लीजिए
है ना, ये खाना बना रहे तभी इसमें आग लग जाती है। क्लियर गाइस? अब देखिए द मैरीज नेस्ट का मतलब क्या होता है, आपको सामने मीडियम है, द मैरीज नेस्ट का आशय क्या होता है। तो मैरीज नेस्ट का जो डेफिनेशन है, अ डिस्कवरी विच लुक्स वैल्यूएबल, अ डिस्कवरी विच लुक्स वैल्यूएबल प्रॉमिसिंग बट विच टर्न्स आउट टू बी वर्थलेस। कोई ऐसी डिस्कवरी जो देखने में ये लगे कि बहुत वैल्यूएबल हो लेकिन लास्ट में वो बेकार निकले, बेकार साबित हो, वर्थलेस साबित हो जाए, इसे बोलते हैं मैरीज। देख सकते हैं मैरीज नेस्ट का एक बेहतरीन सेट है जो इसमें बहुत सारे उसके वर्ड हैं। ठीक है, अगला है पिग इन अ पोक। पिग इन अ पोक का मतलब क्या होता है, हिंदी में समझिए कि किसी भी वस्तु और सामान को बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की खरीदना ही पिग इन अ पोक कहते हैं। ठीक है, पिग इन अ पोक का मतलब क्या होता है कि टू बाय समथिंग विदाउट सीइंग इट आर नॉलेज नोइंग एनीथिंग अबाउट इट। किसी चीज को बिना समझे, बिना सोचे, बिना एग्जामिन किए उसको परचेज कर लेने को ही क्या कहा जाता है, पिग इन अ पोक। देख सकते हैं आप, I just took the salesman's word that this है ना, this camera worked. I guessed I bought a pig in a poke. जैसे मान लीजिए कोई आपने चीज ऑर्डर किया और आपने ले लिया, उसको देखा नहीं, समझा नहीं, जब घर पे आपने उसको पैक को खोला तो उसमें कुछ भी सामान नहीं निकला। तो पिग इन अ पोक मतलब किसी चीज को बिना सोचे समझे और बिना एग्जामिन का खरीदना। आप देख सकते हैं पिग इन अ पोक का आशय क्या है कि बोरे में क्या रखा है पता नहीं क्या रखा है, और जब बोरा खोला गया या सोच करके कि बहुत महत्वपूर्ण चीज उसमें है लेकिन उसमें क्या निकला, एक पिग निकला, एक सुअर निकला। आप समझ सकते हो कितनी निराशा हो सकती है। स्केल्टन इन द कपबोर्ड, आप समझते, स्केल्टन माने हड्डी, कपबोर्ड माने होता है आपके अलमीरा में। तो अलमीरा में हड्डी होने का आशय यह होता है कुछ न कुछ समथिंग इज रॉन्ग, कुछ न कुछ गड़बड़ है। स्केल्टन इन द कपबोर्ड का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट माइट ब्रिंग शेम, किसी चीज की वजह से शर्मिंदगी महसूस होना, एम्बैरसिंग घबराना, टू अ फैमिली और पर्सन अदर पीपल नो अबाउट इट। कोई ऐसी जो रहस्य, कोई ऐसी बात फैमिली से रिलेटेड है ना, जिसको जानने के बाद लोग मजाक और हंसी उड़ाते हैं। आप देख सकते हैं स्केल्टन इन द कपबोर्ड का मतलब क्या हो जाए, समथिंग दैट माइट ब्रिंग शेम और एम्बैरसमेंट टू अ फैमिली और पर्सन अदर पीपल नो इट। बेहतर एग्जांपल और देख लेते हैं। इफ यू हैव स्केल्टन इन द कपबोर्ड और इन द क्लोसेट यू हैव अ सीक्रेट योर पास्ट विच कुड डैमेज यू इफ पीपल नो। मतलब आपके पास्ट से रिलेटेड कुछ सीक्रेट बातें जिसको जान लेने के बाद आपका नेम फेम डिस्टर्ब हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, पॉलिटिशियन कांट अफोर्ड टू हैव एनी स्केल्टन इन द क्लोसेट दीज डेज, है ना, देयर ओपोनेंट्स आर श्योर टू फाइंड देम। मतलब कोई पॉलिटिशियन है, अगर कोई चीज स्केल्टन रखता है घर पर, मतलब कोई सीक्रेट बातें रखता है, तो उनके ओपोनेंट पता लगा लेते हैं। अ फेयर क्रैक ऑफ द विक, अ पीरियड ऑफ इंपॉर्टेंस होता है। अ फेयर क्रैक ऑफ द व्हिप, आप समझ सकते हैं, मतलब कोड़ा होता है, माने कोड़ा होता है। जैसे कोड़े को दिखा करके देखिए शो किया गया है इसमें, देखिए कोड़े को दिखाना, देखिए बहुत सारे लोग कोड़े को ही दिखा रहे हैं। इसका मतलब होता है द पीरियड ऑफ सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। बहुत ही महत्वपूर्ण एडियम्स है। नेक्स्ट है टू होल्ड समथिंग इन लीश। देखिए लिखा है ना, टू होल्ड समथिंग इन लीश का मतलब क्या होता है। टू होल्ड समथिंग इन लीश का मतलब होता है, आप देख सकते हैं, किसी चीज को कंट्रोल में रखना। आपको मैं दिखाता हूं, टू होल्ड समथिंग इन लीश का मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल में रखना, किसी चीज को हैंडल करना। आप देख सकते हैं ये डॉग्स में अगर लीश न लगाए जाएं तो ये इधर का उधर जाएंगे और कंट्रोल में नहीं रहेंगे और समस्याएं क्रिएट करेंगे। अब देखिए रैंगल ओवर एन एश शैडो। रैंगल ओवर एन एश शैडो का मतलब होता है किसी मामूली बात पर लड़ाई या झगड़ा करना। तो रैंगल ओवर एश शैडोज का मतलब क्या हो जाएगा, टू क्वारल ओवर ट्रिफल, किसी बात पर लड़ाई करना। इमेज से भी आप देख सकते हैं ये दोनों पति और पत्नी में 36 का आंकड़ा है, राइट, आप देख सकते हैं। वेट अ मिनट प्लीज, राइट। So their sweet relation ended because they wrangle over as shadows.
इनके जो रिश्ते थे वो खत्म हो गए क्योंकि इन दोनों ने बहुत ही साधारण मैटर पर लड़ाई किया, झगड़ा किया। नेक्स्ट है स्नैप। स्नैप वंस फिंगर का मतलब क्या होता है? स्नैप वंस फिंगर का मतलब होता है किसी के बारे में क्या होना, गलत बोलना, गलत व्यवहार करना, किसी के बारे में अशुभ सोचना, है ना। इफ यू कंटिन्यू टू स्नैप योर फिंगर एट योर बॉस यू मे बी सेवरली पनिश्ड। अगर आप अपने बॉस को हमेशा फिंगर स्नैप करेंगे, हमेशा उनकी बुराई करेंगे, तो आप अपनी नौकरी खो सकते हैं, आप पनिशमेंट भी पा सकते हैं। तो हाउ टू स्नैप योर फिंगर माने टू बी कंटेम्प्टियस ऑफ, किसी के प्रति क्या होता है, ईर्ष्या रखना, द्वेष रखना। टू थ्रो अप द स्पोंग मतलब क्या होता है? ये भी बहुत फेमस एडियम्स है, थोड़ा टफ है। टू थ्रो अप द स्पोंग का मतलब होता है टू सरेंडर और गिव अप। टू थ्रो अप द स्पोंग का मतलब होता है टू सरेंडर कर देना, अपने को समर्पित कर देना होता है। जैसे इमेज देख सकते हैं, टू सरेंडर। देखिए जेंटलमैन ने हाथ जोड़ करके अपने को सरेंडर कर दिया है, राइट। और सरेंडर करने में ही कहीं कहीं भलाई भी रहती है। अगला है स्पिल द बीन्स का मतलब होता है, सिंपल सा मीनिंग होता है टू रिवेल सीक्रेट इंफॉर्मेशन होता है। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है टू रिवेल द सीक्रेट इंफॉर्मेशन। देखिए स्पिल द बीन्स का डेफिनेशन क्या है? टू टेल द पीपल सीक्रेट इंफॉर्मेशन। माई हस्बैंड वॉज अफ्रेड टू स्पिल द बीन अबाउट द कॉस्ट ऑफ हिज परचेजेस। मेरे हस्बैंड जो कुछ भी सामान ले आते हैं वो डरते हैं कॉस्ट को बताने में कि मेरी पत्नी प्राण खा जाएगी अगर उसे कॉस्ट पता चलेगा। इसलिए मैक्सिमम पति लोग क्या कहते हैं, 5,000 सामान खरीदते हैं तो 3,000 बताते हैं, 2,000 बताते हैं, जिससे पत्नियां नाराज न होने पाए। ठीक है, तो देख सकते हैं टू टेल सम सीक्रेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। स्पिल द बिन का मतलब होता है, देखिए बच्ची कोई मदर को अपने सीक्रेट इंफॉर्मेशन बता रही है। ठीक है, स्पिल द बिन्स का एक और मीनिंग है ना, कि टू टेल आर डिवल्ज सीक्रेट इंफॉर्मेशन। आई होप 100% क्लियर हो रहा होगा आपको। टू गिव आर गेट द बर्ड मीनिंग का मतलब होता है टू सेंड अवे। टू गिव आर गेट द बर्ड का मतलब होता है टू सेंड अवे। अगला है लेडीज मैन। लेडीज मैन का मतलब होता है लवर ऑफ वुमेन्स कंपनी। जैसे कुछ पुरुषों को ना विमेन के साथ रहना बेहद अच्छा लगता है, चारों तरफ महिलाएं हों और वो बीच में हों, उनको बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग होते हैं लेडीज मैन जिनके लड़कियों औरतों के बीच में रहना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जेंटलमैन कितने अच्छे इंसान हैं, है ना। देखिए इनके अगल बगल कम से कम 4-5 लड़कियां हैं और कितना ये प्रसन्न है, और इनके साथ जो हैं लड़कियां वो भी बहुत प्रसन्न है। इन्हें लेडीज मैन आप कह सकते हैं। टू ड्रा अ ब्रेड अपान का मतलब होता है टू टेक एम एट। टू ड्रॉ अ ब्रेड अपान का मतलब क्या होता है? टू टेक एम एट या टू एम अ गन एट समथिंग, किसी चीज को टारगेट बनाने को कहा जाते हैं। देख सकते हैं दिस गर्ल हैज एम एट समथिंग, टेक एम एट व्हाट यू वांट इन लाइफ। एक एम होना चाहिए आपका इन लाइफ। ड्रा ब्रेड अपान का बहुत सारा जो सिनोनिम्स है, आप इसको भी नोट करते चलें। नेक्स्ट है फोम एट द माउथ। फोम एट का माउथ मतलब होता है मुंह में झाग हो जाना। कुछ लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, गुस्सा करने के वजह से मुंह पे उनके देखिए क्या हो जाते हैं, सफेद सफेद झाग सा हो जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं टू बी एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत ज्यादा नाराज होना, भयंकर तरीके से नाराज होना ना। शी वॉज ऑलमोस्ट फोमिंग एट द माउथ व्हेन शी हर्ड अबाउट द कॉस्ट ऑफ द कार रिपेयर्स। जैसे ही कार वाले ने कार को बनाया और उसने कॉस्ट इतना ज्यादा बता दिया कि मैडम इतना गुस्सा आ गई, उनके मुंह में क्या आ गया, सफेद पड़ गया, फोम आ गया। आप देख सकते हैं इमेज में, ये इतना गुस्सा आ गए हैं कि देख रहे हैं पूरा मुंह में सफेदी सफेदी दिख रहा है, फोम एट द माउथ। आप इस सज्जन को देख लीजिए, बहुत ज्यादा गुस्से में है, बहुत ज्यादा नाराज में है। नेक्स्ट है टू रिप अप ओल्ड सोर्स। सोर्स समझते हैं ना आप, घाव। घाव को उधेड़ना मतलब क्या होता है, गड़े मुर्दे को उखाड़ना। इसका मतलब टू रिप अप ओल्ड सोर्स का मतलब क्या होता है, गड़े मुर्दे उखाड़ना। टू रिप अप ओल्ड सोर्स का मतलब होता है गड़े मुर्दे उखाड़ना, राइट। आप देख सकते हैं जैसे कि कोई मुर्दा डेड है ना, दफना दिया गया, फिर उसको उखाड़ना। तो रिप अप द क्या होता है, तोड़ होता है, मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ना। बैकर्स डजन बहुत फेमस कहावत है, इडियम्स है।
बैकर्स डजन का मतलब क्या होता है, आप देख सकते हैं बैकर्स डजन मींस होता है 13 instead of 12. Perhaps in medieval period any baker was supplied less than the specified weight of bread loaf form severe punishment. ध्यान दीजिएगा, पहले के जमाने में क्या होता था, जो ब्रेड वाले होते थे अगर वो एक कम हो जाया करता था तो ज्यादा पनिशमेंट उनको मिलता था। तो क्या करते थे वो लोग, एक ज्यादा कर देते थे कि भाई पनिशमेंट ना मिले, तो 12 की जगह पे वो 13 आइटम दिया करते थे। तो बैकर्स डजन का मतलब होता है 13 पीस होता है। और इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसे चूड़ियां जब महिलाएं लेती हैं तो एक आक दो चूड़ी बेचने वाले एक्स्ट्रा दे देते हैं, बहन जी ले जाइए क्योंकि एक दो तो टूटना तय है, तो भी बैकर्स डजन के ही अंतर्गत आते हैं। माइट बी अ बैकर्स स्टार्टेड इंक्लूडिंग 13 लोफ जस्ट टू बी सेफ। इसीलिए बैकर क्या करते थे, 13 पीस दे देते थे जिससे किसी को कोई डाउट ना। देख सकते हैं 13 एन आइटम्स, आइटम बैकर्स डजन। जैसे कि द बैंजल स्टोर गिव्स, क्या होता है, द बैंजल स्टोर्स जो होता है, द बैंजल स्टोर्स क्या करता है, वो 13 पीस दे देता है जिससे चूड़ी पहनने में कोई असुविधा ना हो। आप बैकर्स डजन में गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देख लीजिए ये पूरा का 13 पीस है, इसे आप बैकर्स डजन कह सकते हो गाइस। तो गाइस आज के इस वीडियोस में मैंने आपको है ना 30 इंपॉर्टेंट मोस्ट इडियम्स को डिस्कस किया गाइस। वास्तव में कुछ अच्छा लगता है प्लीज लाइक द वीडियो, अगर नहीं अच्छा लगता है तो you can dislike the videos, no problem. But guys, if you are new, so please and please subscribe the channel and press the bell icon so you'll be notified with our latest videos. So guys, please share this link to your friends, near, dear and sweetheart one. And guys, don't forget to send your valuable comments. Thanks for watching the video. Good day all and take care all. Thank you very much. Thank